जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की, जो कि हिस्ट्री में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डेफिनेशंस बताई थी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स किस तरह से होती है। तो आई थिंक हमने लास्ट तक कर लिया था ग्रोथ बेस्ड डेफिनेशन बाय प्रोफेसर पोल सैमुअल्सन, जो कि डेफिनेशन उन्होंने बयान की थी 1948 में। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स, आई कैन हाईलाइट हेयर, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ men एंड सोसाइटी चूज, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है जिसमें इंसान और सोसाइटी वो चूज करती है स्कार्स रिसोर्सेज को, स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, वो ऑलवेज लिमिटेड ही होते हैं, और उन रिसोर्सेज की प्रोडक्टिव जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलवेज लिमिटेड हैं, और उन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। तो उसकी जो प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन की जो डेफिनेशन थी, वो कहता था कि ये ग्रोथ बेस्ड, ग्रोथ की बेस पे, यानी कि ये ग्रोथ के रिलेटेड ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें इंसान और जो सोसाइटी है वो सिलेक्ट करती है अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, जो कि ऑलरेडी लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज की बिना पे डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। ये कमोडिटीज़ का लफ्ज़ देखें यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। कमोडिटीज़ का मतलब क्या हो सकता है? कमोडिटीज़ का मतलब ये हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विच यू यूज़ इन डेली लाइफ। कमोडिटीज़ में आपकी खाने पीने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, और आपकी और जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, और यानी कि इकोनॉमिक्स में ही आता है कि स्कार्स रिसोर्स को सिलेक्ट करना और उनको उनसे प्रोड्यूस करना डिफरेंट कमोडिटीज टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, इस्तेमाल करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करने के लिए उनको मतलब सोसाइटी में सेपरेट कर देना। ऑन नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। सो यू अंडरस्टैंड, यानी कि प्रोफेसर पोल सैमुअल्सन ने, जो कि 1948 में एक डेफिनेशन बयान की थी इकोनॉमिक्स की, वो कहते थे कि ये सब्जेक्ट जो है ये ग्रोथ की बेस पे है। उसने डेफिनेशन ये दी थी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how men and society choose, with or without use of money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups of society. For example, we talk about a फूड आइटम, ग्रॉसरी आइटम, कोई ग्रॉसरी आइटम आप उसकी एक एग्जांपल ले लें जो कि रॉ मतलब रिसोर्सेज के साथ प्रोड्यूस की जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट कुकिंग ऑयल है जो कि घरों में यूज़ होता है, वो कहाँ से बनता है? किसी से कॉर्न ऑयल से बनता है या और किसी चीज़ से बनता है, तो वो प्रोड्यूस होता है कॉर्न ऑयल से, और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो कॉर्न ऑयल से कुकिंग ऑयल बनता है, और कुकिंग ऑयल को एज ए कमोडिटी लेते हैं, और जो कॉर्न ऑयल है वो प्रोड्यूस होता है हमारी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है, वो एक हमारा स्कार्स रिसोर्स है, उसका और भी यूज हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दैट इज अ स्कार्स रिसोर्स। आपको समझ आ रही है? तो अब उस कॉर्न ऑयल जो है, कॉर्न से वो आपका कुकिंग ऑयल बन गया, कुकिंग ऑयल बन के वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और लोगों ने उसको परचेज किया, इस्तेमाल किया।
इस तरह से फिर वो यूज उसका होता गया। सो प्रोफेसर पॉल सैमुअलसन की डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स इसी चीज को कहा जाता है जिसमें स्कार्स रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, ऑप्टिमम वे से, एफिशिएंट वे से, प्रोडक्टिव वे से आप उसको इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट कमोडिटीज को बनाते हैं और बना के सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फॉर कंजम्पशन। ठीक है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर पॉल सैमुअलसन। अब नेक्स्ट जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर AC दास, जो कि 2011 में उसने डिफाइन की थी, जो कि आज तक चल रही है। दैट इज नोन एज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, वो कहते हैं जनाब, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स, institutions, societies, nations, and globe under condition of scarcity and surplus towards maximizing benefits and satisfying their unlimited needs at present and future। यानी कि वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें चूज किया जाता है, जिसमें चूज करते हैं इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल? इंडिविजुअल क्या है? एक पर्सन हो सकता है, एक मेल और फीमेल और अडल्ट, ठीक है, उसमें हो सकता है इंडिविजुअल, उसको कहते हैं। और इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई अदारा हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है। दैट इज नोन एज इंस्टीट्यूशन। और सोसाइटी जो है वो, सोसाइटी का मतलब ये है कल्चरल बेस्ड ग्रुप। कल्चर की बेस पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं इस दुनिया में, उसको हम सोसाइटी कहेंगे। जैसे कि इंडिया है, इंडियन सोसाइटी है, इंडियन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है, और जो कहना चाहिए सोसाइटीज, हम कल्चर की बेस पे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक रीजन में रहते हैं उनको हम सोसाइटीज कहते हैं। और जो नेशंस हैं, नेशंस डेफिनेटली दीज आर कंट्रीज, एंड ग्लोब मींस द होल, आवर होल अर्थ। सो इट मींस कि ये चूज करते हैं, इंडिविजुअल चूज करते हैं, इंस्टीट्यूशंस चूज करते हैं, सोसाइटीज चूज करती हैं, नेशंस चूज करती हैं, एंड ग्लोब चूज करते हैं अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी एंड सरप्लस टूवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग देयर बेनिफिट। यानी कि ये भी चॉइस करते हैं, रिसोर्सेज की चॉइस करते हैं, रिसोर्सेज जो बहुत कम क्वांटिटी में है, स्कार्सिटी, और जो जो सरप्लस है। सरप्लस का मतलब ये होता है कि नीड से ज्यादा, अ थिंग यू हैव एक्स्ट्रा, अ थिंग यू हैव एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा चीज आपके पास है एक लिमिट से ज्यादा, उसको हम सरप्लस कहेंगे। और जो चीज आपके पास नीड से थोड़ी कम है उसको हम स्कार्स कहेंगे। ठीक है, टूवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट एंड सेटिस्फाइंग देयर अनलिमिटेड नीड्स एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, societies and nations and globe under conditions of scarcity and surplus towards maximizing benefits and satisfying their unlimited needs at present and future। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें चॉइस किया जाता है, चॉइस करता है एक इंडिविजुअल, एक अदारा, एक सोसाइटी, एक कौम, एक पूरी दुनिया अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी एंड सरप्लस। यानी कि दोनों कंडीशनें हैं, रिसोर्स या जो उसकी कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो स्कार्स भी हो सकती है और सरप्लस में भी हो सकती है, टूवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स एंड सेटिस्फाइंग देयर अनलिमिटेड नीड्स एट फ्यूचर एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक होगी बात? तो बात फिर वही है, रिसोर्सेज हैं जो कि स्कार्स भी हो सकते हैं, कंडीशंस हैं वो स्कार्स हो सकती हैं, सरप्लस में भी हो सकती हैं, दोनों कंडीशन। यानी कि रिसोर्स या कंडीशंस जो हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटी की कंडीशन, वो स्कार्स भी हो सकती हैं और सरप्लस में भी हो सकती हैं। यानी कि रिसोर्सेज कम भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन रिसोर्सेज में से इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटीज, नेशंस एंड ग्लोब
डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है, और उनसे मुकम्मल तौर पे मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं जिससे उनकी अनलिमिटेड नीड्स पूरी हो जाए, आज की भी और फ्यूचर की भी। अच्छा चलें, ये तो हो गया। इससे आगे है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो मामलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं फॉर एग्जांपल, या जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं एनवायरनमेंट के, तो डेफिनेटली जब एनवायरनमेंट का की बात हम करेंगे, किसी प्रॉब्लम की या किसी भी लिहाज से, तो उस पे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, उस वो सब्जेक्ट जो है वो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की बात, जो एनवायरनमेंट के मसाइल की बात करेंगे, तो फाइनेंसेस उसके साथ लिंक अप अगर कर दिए जाएं तो वो एक सब्जेक्ट बन जाता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। It is so here I define environmental economics as it is a subset of economics concerned with the efficient utilization of resources. So see, यहाँ पे भी वही resources की बात ही हो रही है, because we are talking about economics, because the environment provides both direct value and the raw material intended for इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बिकॉज एनवायरनमेंट जो है वो डायरेक्टली या एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। एनवायरनमेंट डेफिनेटली आपको बेनिफिट दे रहा है, वो आपको मॉनिटरी बेनिफिट देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट की बात की जाए, तो फॉरेस्ट जहां डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो वहां से आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे आ रहा है, बिकॉज यू गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल या डायरेक्ट वैल्यू जो है वो एनवायरनमेंट आपको दे रहा है इकोनॉमिक, इंटेंडेड फॉर इकोनॉमिक। अच्छा, बिकॉज द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्ट वैल्यू एंड द रॉ मटेरियल इंटेंडेड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है डायरेक्ट वैल्यू इन द रॉ मटेरियल इंटेंडेड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। The environment and the economy are interdependent। इस वजह से environment और economy जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। समझ आ रही है बात आपको? आप वुड की एग्जांपल ले लें। अब हमारी सोसाइटी में वुड कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल होता, मुझे बताएं आप। फर्नीचर है, आप उससे वुड से फर्नीचर बनता है, आपका कंस्ट्रक्शन में यूज होता है आपका, और बहुत सारी चीजों में बर्निंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहा है? फॉरेस्ट से आ रहा है। फॉरेस्ट आपका एनवायरनमेंट है, प्रोवाइड्स। इसी वजह से इसको कहा जा रहा है द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्ट वैल्यू एंड द रॉ मटेरियल इंटेंडेड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आ रही है आपको बात? अच्छा, that's why environment and economics are interdependent. For that reason, the way economy is managed can have an impact on environment that in turn may affect both welfare and performance of economy. तो आप अगर देख लें, ये वेलफेयर की जो बात इन्होंने की है या परफॉर्मेंस की बात की है, तो वो डेफिनेटली मॉनेटरी बेनिफिट जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है हमारी इकोनॉमी पे, उस पर उसका एक रोल आ रहा है उसमें। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जब होती है तो उसमें वहां से लकड़ी वो ऐसे बनी बनाई तो नहीं निकल आती। अब उनको दरख्तों को काटा जाता है, वो कौन काटता है? वो लेबर इन्वॉल्व होती है उसमें, बहुत सारी लोगों को रोजगार वहां से मिलता है, और उस रोजगार से फिर लकड़ी बड़े पीसेस में आती है, ट्रांसफर होती है, फैक्ट्रीज में ट्रांसफर होती है, जहाँ पे फर्नीचर वगैरह बन रहा होता है या और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वहां पे सारी प्रोसेसिंग होके वो आपकी सोसाइटी में यूज हो रही है, और उसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं वो उससे बेनिफिट ले रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमी को बेसिकली बेनिफिट हो रहा है वहां से। समझ आ रही बात? ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, monetary and technical, could negatively influence
ओवरऑल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इन सोसाइटी। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि जो टेक्निकल रिसोर्सेज का कम होना या पैसे वाले रिसोर्सेज का कम होना, पैसे कम होना, वो आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है, मिसमैनेजमेंट ऑफ solid waste due to limited resources results in degradation of environment and causes diseases in inhabitant inhabitants। यानी कि जो कम रिसोर्सेज की वजह से, पैसे या टेक्निकल रिसोर्सेज की वजह से जो सॉलिड वेस्ट की मिसमैनेजमेंट होती है हमारे शहरों में, वो कॉज करती है एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन और उससे बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का एक रोल मैंने आपको दिखा दिया कि एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स आपस में किस तरह से इंटरलिंक है। एक एग्जांपल मैंने एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन की आपको दे दी, मिसमैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिससे एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन होती है और उससे बीमारियां फैलती हैं। मिसाल के तौर पे जब एक बंदा बीमार हो जाता है तो वो जाहिर है जो काम कर रहा है, जहां से उसको इनकम आ रही है, तो वो उसकी इनकम अफेक्ट हो रही होती है। ठीक है, अफेक्ट हो रही होती है। मसला भी पैसों से शुरू हुआ और खत्म भी पैसों पे ही हुआ। एनवायर यानी कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट पे भी आई मिस मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। वो क्यों हुई? पैसे कम थे, रिसोर्स कम थे, टेक्निकल मॉनिटरी रिसोर्सेज कम थे। ठीक होगी बात। तो फिर उससे बीमारी हुई, बीमारी से भी इनकम खत्म हो गई, कम हो गई और इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉज हो गई। समझ आ रही है आपको बात? सो दिस इज अबाउट अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो एक्चुअली ये ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन मतलब जो फेस टू फेस क्लास है वो चीज़ तो नहीं हो पाती। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो यू कैन आस्क मी। इस वीडियो को आप डिटेल से देखें और देखने के बाद आप मुझसे डिस्कस करें। मैं आपको कहीं भी आपको मसला हो, आप मुझे मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको ग्रुप में कांटेक्ट कर लें, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं। दो मेन ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे पहले बात करते हैं। माइक्रो का मतलब ये होता है स्मॉल लेवल पे, लिटिल लेवल पे, कम लेवल पे, छोटे लेवल पे। ठीक है, जो हम मईशत की बात करते हैं छोटे लेवल पे, जो क्या कहना चाहिए, जो छोटे लेवल पे हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखिए फिर वही बात, इंडिविजुअल आ गई ना। इंडिविजुअल यानी कि एक घर की, एक फर्म की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक ग्रुप की, एक कॉलेज की, एक स्कूल की, एक यूनिवर्सिटी की, एक अदारे की, एक, यानी कि जो सिंगल है, हर एंटिटी जो है, एक घर है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, स्कूल है, हर बंदे के अपने फाइनेंसेस हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसके पास फंड है अपना, अपनी इनकम है, इनकम से उसके एक्सपेंसेस हैं, नीड्स उसकी पूरी होती हैं, उसकी डिमांड्स पूरी होती हैं, उस घर की या उस फर्म की या उस स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, उनके फाइनेंशियल रिसोर्स है, उसका अपना एक फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, एक इनकम होती है, और उस इनकम से वो अपनी नीड्स को पूरा करता है। कौन? वो घर, वो इंडिविजुअल, वो अदारा, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी, जो भी है, वो अपना अपनी इनकम से, अपनी रिसोर्स से, अपने फंड से अपनी जरूरियात को पूरा करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स बिहेवियर
इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो अपने जो रिसोर्सेज हैं या फंड्स हैं उनको अरेंज करता है, अरेंज करके वो अपना एलोकेट कर देता है कि मैंने इतने पोर्शन से अपने फंड के इतने पोर्शन से मैंने बिजली के बिल देने हैं, इतने पोर्शन से मैंने ग्रोसरी बाय करनी है, इतने पोर्शन से मैंने अपने जेनेटोरियल स्टाफ जो घर का सफाई वाला स्टाफ है वो रखना है, इतने पोर्शन से मैंने बच्चों की फीस देनी है, इतने रिसोर्स से मैंने बिजली के बिल देने हैं। तो इन दिस वे वो एक बिहेवियर बिहेवियर अपना उसका फर्म का बिहेवियर है इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट जनरली applies to markets of goods and services and deals with the individual and economic issues। ठीक होगी बात। तो डेफिनेटली वो जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि जी ग्रोसरी लेनी है, बच्चों की फीसें देनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, बिल्स देने हैं, ये सारी चीजें क्या चीजें इनको मतलब इन इस सारी डीलिंग में यहाँ गुड्स मिल रही हैं या सर्विसेज मिल रही हैं। ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट वो अपने रिसोर्स को दे रहा है। ठीक है, गुड्स मिल रही हैं, चीजें मिल रही हैं, चीजें ले रहे हैं, ग्रोसरी आइटम्स मिल रही हैं, गुड्स है, बिजली मिल रही है, सर्विस है। ठीक है ना, उसको डील कर रहा है अपने फंड को डिवाइड करके, एलोकेट करके, रिसोर्स को फंड को एलोकेट करके वो उसकी मैनेजमेंट कर रहा है और की पार्टीशन कर रहा है गुड्स लेने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए। ठीक होगी बात। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट जनरली applies to markets of goods and services and deals with individual and economic issues। Okay, microeconomic study deals with what choices people make, what factor influence their choices। अब देखें इसमें चॉइसेस की बात है, लोग चूज करते हैं कि हमने कौन सा काम कितने रिसोर्स में करना है, अपने रिसोर्स के कितने पोर्शन में हमने कितना काम करना है। बट बहुत सारे फैक्टर्स उनको इस चॉइस मेकिंग में भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। समटाइम्स डिसीजन होता है कि हमने इतने पोर्शन से ग्रोसरी लेनी है, लेकिन वो अपना और भी फैक्टर्स उसमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जी बंदा सोचता है कि चलें ग्रोसरी के पैसे कम कर दें, ग्रोसरी कम ले लें या ना लें, या हम जनरल बड़े स्टोर से ना लेके आए, हम छोटे जनरल स्टोर से ले लें। ठीक है ना जी, तो क्योंकि पैसे कम हैं। तो इस तरह से उनकी चॉइसेस पे समटाइम्स मल्टीपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एंड हाउ देयर डिसीजंस अफेक्ट द गुड्स मार्केट बाय अफेक्टिंग द प्राइसेस। और इस तरह से जो अफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी की बात कर रहे हैं हम, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते या कम होते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े स्टोर पे जाने की बजाय वो चाहते हैं कि हम जनरल स्टोर से, करीब स्टोर से कम क्वांटिटी में चीज़ें ले लें और थोड़े पैसों में चीज़ें ले लें, हम वहाँ पे ना जाएं बड़े स्टोर पे। तो इससे बड़े स्टोर की जो मार्केट है, बड़ी मार्केट है, वहाँ पे कस्टमर अफेक्ट होता है। उस कस्टमर उसके कस्टमर पे, उसके बिजनेस पे, उसकी चीज़ों की प्राइसेस पे उसका इफेक्ट होता है, डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ये लिखा हुआ है ना, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस देयर choices and how their decisions affect the goods markets by affecting the price, the supply and demand। डेफिनेटली उसकी जो वहां पे जो बड़े स्टोर पे जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनकी सप्लाई डिमांड पे भी डेफिनेटली अफेक्ट होगा व्हेन पीपल विल नॉट गो देयर। समझ आ रही बात की। जब कम पीपल जाएंगे, कस्टमर का ट्रेंड बड़े स्टोरों पे कम होगा बिकॉज ऑफ लो इनकम या बिकॉज ऑफ लो फाइनेंशियल कंडीशन, या और कोई मसाइल ऐसे हैं जिन अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम है जिनकी वजह से लोग वहां पे नहीं जा पा रहे। ठीक है ना, तो वो बल्क में चीजें लोग नहीं बाय करेंगे, बल्क में चीजें नहीं आएंगी, तो वहां पे उनकी अच्छा यहाँ पे जो गुड्स का मतलब है वो चीजें ही है बेसिकली। गुड्स का मतलब जो है ना वो चीजें ही है। ऑलवेज गुड्स का मतलब है आइटम्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, वो ग्रोसरी भी हो सकती हैं, वो क्लॉथिंग की भी हो सकती हैं,
वो शूज भी हो सकते हैं, वो और कोई चीज भी हो सकती है रोजमर्रा की, ठीक है ना जी। तो अब जस्ट कीप इट इन माइंड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, फर्म लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, क्या उनकी लोगों की क्या उनकी चॉइसेस हैं, क्या उनके फाइनेंशियल कंडीशन है, और कौन से फैक्टर्स उनकी चॉइसेस को अफेक्ट करते हैं, और उनकी चॉइसेस को अफेक्ट करने के बाद ओवरऑल गुड्स मार्केट में उनका क्या इफेक्ट होता है, सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस होने की वजह से क्या मसाइल आते हैं। ठीक होगी बात। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि छोटे लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं एक दफा फिर से रीड कर देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। It generally applies to markets of goods and services and deals with individual and economic issues. Furthermore, microeconomics study deals with what choices people make, what factors influence their choices, and how their decisions affect the goods markets by affecting the prices, the supply and demand. ठीक है। अच्छा, आगे इसकी थोड़ी सी और फर्दर डिटेल है, उसमें अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ likely to happen when the individual make choice in response to changes in the incentives, prices, resources and method of production। अब इसमें और ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि जो चॉइस बनाई जाती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा, और फैक्टर मार्केट में ये भी हो सकते हैं कि जो प्राइसेस जो हैं उसमें फ्लक्चुएशन आ जाए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो एंड वांट टू बाय ग्रोसरी आइटम्स, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होती है, अगर वो ग्रोसरी आइटम्स की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हुई हैं, या आप मतलब आपकी पहला फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया था कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है या आपकी पॉकेट जो है वो अफोर्ड नहीं करती, तो डेफिनेटली यू विल choose think differently. But if you see, if you have resources and you go in the market to buy a thing and see there is fluctuation in the prices, and you feel this is bit expensive, जो मैंने प्लान किया था उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या मतलब उसमें प्रॉब्लम है, तो then you definitely change your mind and you will try to buy another one. Yeah, yeah, you can just leave it, or you want to मतलब उसको पेंडिंग करने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है ना। तो मेक चॉइसेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द इंसेंटिव्स, प्राइसेस, रिसोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। डेफिनेटली मेथड ऑफ प्रोडक्शन में अगर कोई वेरिएशन आती है तो उसकी उसकी प्राइस में, किसी प्रोडक्ट की मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज आती है तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस और उसकी जो है वो इंसेंटिव्स में भी चेंज आती है, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल एक्टर्स आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक सब ग्रुप। अच्छा, इंडिविजुअल एक्टर्स आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक सब ग्रुप्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, जिसमें जिनको कहते हैं बायर्स कहते हैं, सेलर्स कहते हैं, एंड बिजनेस ओनर्स कहते हैं, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं छोटे लेवल पे, ठीक है। छोटे लेवल पे वो घर की बात भी हो सकती है, वो किसी अदारे की बात हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो सकती है। तो उसके अंदर ग्रुप्स हैं, एक्टर, इंडिविजुअल एक्टर्स हैं उसके अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर सब ग्रुप्स को देखा जाए तो उसके अंदर एक्टर्स हैं। वो एक्टर्स कौन से हैं? उनमें बायर्स हैं, ठीक है, उनमें सेलर्स हैं, उनमें बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है। बायर्स, सेलर्स और बिजनेस ओनर्स, ठीक है। बिजनेस ओनर्स तो वो ग्रोसरी स्टोर वाला बिजनेस ओनर है। बायर जो है वो घर वाले हैं जो बाय करना चाहते हैं जाके ग्रोसरी आइटम्स को, या कोई सर्विस लेना चाहते हैं। तो यहाँ
बिजनेस ओनर वो है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या वो कोई आइटम सेल कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस ओनर है, और बायर जो है वो आपका वो पर्सन है जो किसी चीज को या सर्विस को बाय करना चाहता है, और सेलर वो है जो एक्स्ट्रा कोई सर्विस को या उस बिजनेस ओनर को सप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट्स या फर्दर कोई सर्विस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी स्टोर वाला जो है वो बिजनेस ओनर है, और सेलर जो है वो उसके पास जो चीजें प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है वो सेलर है, ठीक है। वो सेलर इस तरह से है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट जो फॉर एग्जांपल जो होती है कोई भी किचन प्रोडक्ट हो जाए, तो वो जो उसको सप्लाई कर रहा है बिजनेस ओनर को, कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है तो वो सेलर है, और जो हाउस होल्ड से लोग जाके चीज़ों को बाय करके लेके आते हैं वो बायर है। दीज ग्रुप्स क्रिएट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर रिसोर्स। अच्छा, इन तीनों एक्टर्स की बेस पे, इन बेस्ड ऑन दीज थ्री एक्टर्स, बायर, सेलर और बिजनेस ओनर, देयर एग्जिस्ट सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ रिसोर्स। एक रिसोर्स के लिए सप्लाई एंड डिमांड एग्जिस्ट करती है। दीज रिसोर्स क्रिएट, these resource, these groups create या these actors create the supply demand for resources, ठीक है। इन तीनों एक्टर्स की वजह से, बायर, सेलर और बिजनेस ओनर की वजह से सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है, सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट एमर्ज होता है, using money and interest rates as pricing mechanism for coordination, because pricing mechanism इन तीनों एक्टर्स के दरमियान चल रहा होता है, फॉर यूजिंग मनी एंड इंटरेस्ट रेट एज प्राइसिंग मैकेनिज्म बिटवीन फॉर कोऑर्डिनेशन। बिकॉज देखें, मनी बहुत बड़ा फैक्टर है, बायर के लिए भी, सेलर के लिए भी और बिजनेस ओनर के लिए भी। इंटरेस्ट रेट यानी कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू सी, देखें बायर जो है वो बाय करेगा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की बेस पे, ठीक है ना, तो उसके पास पैसे होंगे तो वो बाय करेगा ना। सेलर जो है और बिजनेस ओनर जो है वो इंटरेस्ट रेट की के बेस पे प्रोडक्ट को बाय करेगा। ये इंटरेस्ट रेट कह लें या प्रॉफिट कह लें, यू कैन ऑल्सो से प्रॉफिट, प्रॉफिट भी कह सकते हैं। प्रॉफिट की बेस पे वो डिसाइड करेगा कि मैंने कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ नहीं लेनी। आई मीन मतलब प्रॉफिट की रेंज, जो प्रॉफिट की बेस पे सेलर और बिजनेस ओनर जो है वो डिसाइड करेंगे कि एक प्रोडक्ट लेनी चाहिए, रखनी चाहिए अपने बिजनेस में या नहीं। डिमांड, डिमांड हम वही तो कह रहे हैं, डिमांड, डिमांड आपकी क्या है, ठीक है, रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। और पैसों की बेस पे, पैसों की डेफिनेटली, पैसे की, पैसा किसी के पास है तो देन ही कैन बाय गुड थिंग्स, ठीक है ना। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एक्टर्स। एक्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हैं? बायर्स हैं, सेलर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है बात। और उन्हीं की वजह से सप्लाई एंड डिमांड ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट। वो सप्लाई और डिमांड उसी से एग्जिस्ट करता है, बिकॉज दीज एक्टर्स यूज मनी एंड इंटरेस्ट रेट एज प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यानी कि अब सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अगर सप्लाई, मतलब अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज है, कोई चीज़ कम है मार्केट में अवेलेबल, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी, उसकी प्राइस, उसका इंटरेस्ट रेट उसका ज़्यादा होगा, बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग द दैट थिंग। और वो उस पे जिसके पास वो है, जो बिजनेस ओनर या जो सेलर जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है, वो डेफिनेटली वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहा है और बायर को वो महंगी पड़ रही है, ठीक है। और जब उसकी डिमांड जो है वो, जब उसकी सप्लाई बेहतर हो जाएगी, इफ दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, यानी कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस कम हो जाएगी, और वो प्राइस सेलर और बिजनेस ओनर उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो
कम लेगा। तो इस वजह से सप्लाई और डिमांड का जो है कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको बताया। सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट ये है, जब किसी चीज की सप्लाई, सारा कुछ सप्लाई पे बेस करता है। जब सप्लाई किसी चीज की कम हो जाती है मार्केट में, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है। वो प्राइस किसने ज्यादा करनी है? सेलर ने और बिजनेस ओनर ने। ठीक है। और डिमांड उसकी ज्यादा है, सप्लाई कम है। जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली डिमांड, रिगार्डलेस ऑफ डिमांड, उसकी डिमांड क्या है उससे मैटर नहीं करता। तो सप्लाई अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट रेट जो है, वो प्रॉफिट जो है सेलर को और बिजनेस ओनर को वो कम ही होगा। वो कम ही प्राइस पे, प्रॉफिट पे वो कोशिश करेगा कि मैं सेल करूं, बिकॉज ही हैज ही हैज सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की सफिशिएंट क्वांटिटी उसके पास है, तो वो उस चीज को कम प्राइस पे, बिकॉज सप्लाई इज एनफ। ठीक है ना। अब कंक्लूजन ये है कि सप्लाई और डिमांड की बेस पे किसी भी चीज की प्राइस डिटरमिन होती है। अगर सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी, अगर सप्लाई ज्यादा है तो उसकी प्राइस कम होगी। ठीक होगी बात। सो मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया कि देर आर थ्री इंडिविजुअल एक्टर्स। कौन कौन से? बायर्स हैं, सेलर्स हैं और बिजनेस ओनर्स हैं। ठीक है। और इनकी वजह से सप्लाई एंड डिमांड का एक कॉन्सेप्ट मार्केट में अवेलेबल रहता है। और उसमें कौन सी दो चीजें यूज होती हैं प्राइसिंग मैकेनिज्म में? मनी और इंटरेस्ट रेट। समझ आ रही बात की? अच्छा, अब आगे ये चीजें मैंने आपको यहीं पे ज्यादा एक्सप्लेन कर दी। अब थोड़ा सा आगे चलें। ये देखें, seller, a seller is an individual who exchanges any goods or services in return for payment. In financial market, a seller is a person who is offering a security they hold to be purchased by someone else. ये वो सेलर वो है जो ग्रोसरी स्टोर पे ग्रोसरी आइटम्स को सप्लाई कर रहा है। सप्लायर है ये चीजें सप्लाई कर रहा है। साबुन वाला, लक्स वाला सप्लाई कर रहा है, कंपनी से डायरेक्ट आपको ग्रोसरी स्टोर पे प्रोवाइड कर रहा है। ही इज सेलर। जो भी ग्रोसरी आइटम आपके पास स्टोर पे आ रही है, बिजनेस ओनर के पास आ रही है, वो सेलर उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। सेलर भी उसमें से बेनिफिट लेना चाहता है। ठीक है। अ सेलर इज एन इंडिविजुअल हु एक्सचेंजेस एनी गुड और सर्विस इन रिटर्न फॉर पेमेंट। वो भी पेमेंट के अगेंस्ट ही लेना चाहता है। इन फाइनेंशियल मार्केट अ सेलर इज अ पर्सन हु इज ऑफरिंग अ सिक्योरिटी दे होल्ड टू बी परचेज बाय समवन एल्स। वो चीजें जो देता है वो चाहता है कि इसके अगेंस्ट मुझे उसकी पेमेंट मिले। डेफिनेटली ग्रोसरी स्टोर्स पे ये होता है कि सप्लायर जो है वो आपको प्रोडक्ट्स दे जाता है, क्वांटिटी बल्क में दे जाता है, और 1 वीक के बाद या 10 दिन के बाद वो उसकी वो ये होप कर रहा होता है कि जो बिजनेस ओनर है वो मेरी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद मुझे उसकी पेमेंट रिटर्न करे, मुझे वो देता जाए रिटर्न, और इस तरह से उसका भी सिस्टम चलता जाए। ठीक है ना। आगे है सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट। द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन law the law of supply and demand is a theory that explains the interaction between the seller of a resource and buyer for that resource। ठीक है ना। सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर बताया। द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन सेलर ऑफ अ रिसोर्स एंड बायर फॉर दैट रिसोर्स। यानी कि सेलर और बायर के दरमियान एक रिसोर्स को बाय करने और सेल करने के का ही एक रिलेशनशिप है। दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन seller and buyer। ठीक है। the law of supply and demand is a theory that explains the interaction between the seller
of a resource and the buyer for that resource. This theory defines what effect the relationship between the price of product, the willing people to either buy or sell the product. Generally, as price increases, people are willing to supply more and demand less, and vice versa when price fall. समझ आ रही बात की? यानी कि बात वही है, सप्लाई और डिमांड की बात वही है जो मैंने आपको पहले से बताई। ठीक है, तो यानी कि सप्लाई अगर कम होगी तो डेफिनेटली चीज़ मार्केट में शॉर्ट होगी और उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिसके पास वो प्रोडक्ट होगी तो वो अपने ही मर्जी के रेट पे आपको सेल सेल करेगा। ठीक है, और जब चीज़ रूटीन में है, बल्क में है, तो उसकी प्राइस डेफिनेटली कंट्रोल होगी। तो यही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है, इसमें और कुछ नहीं है। अब जो डिमांड है वो बेस भी करती है शॉर्टेज, पीछे से प्रोडक्ट नहीं बन रही उससे भी डिमांड में फर्क आता है, और समटाइम्स लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, उससे भी उसकी सप्लाई एडिक्वेट है, एनफ है, बट पीपल आर नॉट बाइंग दैट, उसकी डेफिनेटली उसकी वजह से प्राइस उसकी कम जाती है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ये तो मैंने एक दो आपको बताए। आ गया इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक प्रॉफिट कह लें। इट इज द अमाउंट a lender charges for the use of assets expressed as a percent of principal। ठीक है, ये प्रॉफिट है। द इंटरेस्ट रेट इज typically noted on an annual basis known as annual percentage rate। एनुअल परसेंटेज रेट जो बिजनेस में है वो साल के अंदर जो एनुअल परसेंटेज रेट किसी भी एसेट की के फ्लो की बेस पे, उसकी ट्रांजैक्शन जो है उसकी बेस पे जो प्रॉफिट ऑब्टेन करता है एक सेलर या बिजनेस ओनर, तो वो एनुअल परसेंटेज रेट कहलाता है। वो प्रॉफिट ही, डेफिनेटली वो प्रॉफिट ही है। The assets borrowed could include cash, consumer goods, large assets, vehicles and buildings। अब देखें, मैंने तो आपको छोटी एग्जांपल दी ना किसी ग्रोसरी स्टोर की या बिजनेस की, छोटे बिजनेस की। दी एसेट बोरोड कुड इंक्लूड कैश। अच्छा, लोग कैश भी ले लेते हैं बिजनेस में डालने के लिए ना, लोग कैश भी ले लेते हैं, कैश ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द पीपल से कि आप मुझे 5 लाख रुपया दे दें और मैं आपको साल के बाद आपको मैं इतने परसेंट प्रॉफिट उस 5 लाख रुपए पे दे दूंगा, तो ऐसे भी होता है। तो कस्टमर कंज्यूमर गुड्स ले लेते हैं कि आप, जैसे मैंने सप्लायर की बात की कि ग्रोसरी स्टोर पे आइटम्स प्रोवाइड कर दी और कहा कि 1 हफ्ते के बाद आपने मुझे उस पर मतलब मेरा मेरा प्रॉफिट देना है, या महीने के बाद, या वीकली कह दिया कि मुझे उस पर आपने प्रॉफिट देना है। उसके अलावा गाड़ियां हैं या बिल्डिंग्स हैं, तो वो भी मतलब गाड़ी ले लेते हैं कि जी 1 साल के लिए मैंने बोरो करनी है गाड़ी, तो मैं इसका प्रॉफिट आपको दूंगा। तो वो प्रॉफिट जो है एनुअल परसेंटेज रेट कहा जाता है। या घर ले लेते हैं या बिल्डिंग ले लेते हैं, तो उसका भी जो रेंट है वो भी हम उसको एनुअल परसेंटेज रेट कहेंगे, एपीआर या इंटरेस्ट रेट, या उसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं। आपको समझ आई? इट इज द अमाउंट a lender charges for the use of assets expressed as percentage of the principal. The interest rate is typically noted on an annual basis known as annual percentage rate. The asset borrowed could include cash, consumer goods, large assets like vehicles and buildings। अच्छा, आगे आ जाएं। यूजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूजेस क्या हो सकते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स व्हाट टू एक्सपेक्ट इफ सर्टेन कंडीशंस चेंज। अगर खास किस्म की कंडीशंस चेंज होती हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी चेंज आती है। इफ मैन्युफैक्चरर्स राइजेस द प्राइसेस ऑफ कार्स, okay we start from, if a manufacturer raises the prices of cars,
Microeconomics says the consumers will tend to buy fewer than before. Definitely जो मैंने पहले आपको बताई सप्लाई एंड डिमांड में, जब एक मैन्युफैक्चरर कार की प्राइस को इंक्रीज कर देता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि कंज्यूमर जो है वो डेफिनेटली उसको कम बाय करेगा पहले से. ओके, फॉर एग्जांपल इफ अ मेजर copper mine collapse in South America, the prices of copper will tend to increase because supply is restricted. जब सप्लाई माइन की कॉपर की कम हो गई बिकॉज वो मेजर कॉपर माइन कोलैप्स हो गई साउथ अमेरिका में, तो वहां पे कॉपर की प्राइस वो इंक्रीज हो गई बिकॉज पीछे से जो कॉपर आ रहा था वो उसकी क्वांटिटी कम हो गई. नेक्स्ट जो यूज आपको बता देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कुड हेल्प एन इन्वेस्टर सी वाई एप्पल स्टॉक प्राइसेस माइट फॉल इफ कंज्यूमर बाय फ्यूअर आईफोन. अब आईफोन माइक्रो इकोनॉमिक्स could help an investor see why Apple stock prices might fall if consumer buy fewer. अच्छा, जब ट्रेंड ही कम हो गया लोगों के आईफोन बाय करने का, तो इन्वेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स से देखा जा सकता है कि इन्वेस्टर क्यों इसमें मतलब डिसलाइकिंग क्यों हो रही है, बिजनेस पे इफेक्ट क्यों आ रहा है, लोग क्यों कम आईफोन बाय कर रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स कुड एक्सप्लेन व्हाई a higher minimum wage might force a company to hire fewer वर्कर. अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मिनिमम वेज माइट फोर्स अ कंपनी टू हायर मिनिमम वेज, यानी कि वर्कर्स की जो ज़्यादा जो सैलरी है उस पर डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन कम ही वर्कर्स को हायर करेगी. तो दीज आर द यूजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अच्छा, इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, डेफिनेटली हम इसको थोड़ा ब्रीफली ही देखेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है, हम ये नहीं कह सकते कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक लेसन में ही हम इसको कवर कर लें, ऐसी बात नहीं है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ने बैठ जाए तो मे बी हमें पूरा एक सेमेस्टर ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में लग जाए, और लिखने बैठ जाएं तो हम बुक्स भी लिख सकते हैं और पूरा पूरा सेमेस्टर हम इस पे बात कर सकते हैं. बट हियर वी विल ब्रीफली गो थ्रू द माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स. प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात अगर करें, द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व सेवरल प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स एज फॉलो: इंसेंटिव्स एंड बिहेवियर्स. इंसेंटिव्स एंड बिहेवियर, पहला जो चीज़ है इसमें हमने जो मैंने जो हाईलाइट की है वो इंसेंटिव्स है और बिहेवियर्स है. इंसेंटिव से मुराद ये है कि बेनिफिट होना, प्रॉफिट होना, या कोई फायदा होना, कोई माली फायदा होना, कोई वैसे कोई ऐसा बेनिफिट होना, या एंड बिहेवियर, हाउ पीपल एज इंडिविजुअल और फर्म रिएक्ट टू सिचुएशन विद विच दे आर कन्फ्रंटेड. अब कन्फ्रंटेड का मतलब ये है कि वो इनकाउंटर होना, कन्फ्रंटेड और इनकाउंटर्ड, इनकाउंटर्ड होना, ठीक है, यानी कि किस तरह की सिचुएशन से लोग गुजरते हैं तो उसकी बेस पे उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है. यानी कि इंसेंटिव्स एंड बिहेवियर्स, हाउ पीपल एज इंडिविजुअल्स और इन फर्म्स रिएक्ट टू द सिचुएशन, सिचुएशन के साथ किस तरह से लोग इंटरेक्ट होते हैं, उसकी बेस पे उनका बिहेवियर, यानी कि उसकी बेस पे ही हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है. यानी कि बेनिफिट की बेस पे इंसान का बिहेवियर डेफिनेटली इंटरलिंक्ड है. बेनिफिट होगा तो वो किसी चीज़ की तरफ क्या कहना चाहिए, उसको बेनिफिट होगा तो वो किसी चीज़ की तरफ मायल होगा ना. तो कोई प्रॉफिट पैसों की शक्ल में बेनिफिट होगा या अदर कोई बेनिफिट फ़ायदा उसको मिलेगा तो वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा, अपना रवैया चेंज करेगा, अपनी सोच को बदलेगा. ठीक है ना.
अच्छा, यूटिलिटी थ्योरी, कंज्यूमर विल चूज टू परचेज एंड कंज्यूम अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. Consumer will choose to purchase and consume a combination of goods that will maximize their happiness or utility, subject to the constraint of how much income they have available to spend. अच्छा, अब इसमें देखें, consumer will choose to purchase and consume a combination of goods that will maximize their happiness or यूटिलाइजेशन सब्सट्रैक्ट. अच्छा, ये डेफिनेटली वो यूटिलिटी थ्योरी पे कंज्यूमर है या आपका कस्टमर है, वो डेफिनेटली वो चाहता है कि उसकी जो यूटिलिटी है या उसकी जो हैप्पीनेस है वो सबसे ज़्यादा हो, वो रीजनेबल अमाउंट में पैसे खर्च करे तो उसकी जो हैप्पीनेस है उसको मिले इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट जो वो आसानी से यूज़ कर सके, या इन द फॉर्म ऑफ अ सर्विस जो वो लेके खुश हो सके. ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ हाउ मच इनकम दे हैव अवेलेबल टू स्पेंड. मतलब हैप्पीनेस जो है वो बहुत मैटर करती है एक कंज्यूमर के लिए, एक कस्टमर के लिए. हैप्पीनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. वो चाहता है कि मुझे हैप्पीनेस मिले कुछ भी परचेज करने से, कोई भी चीज़ लेने से या कोई भी सर्विस लेने से. वो चाहता है कि मुझे इसमें फ़ायदा मिले, मुझे खुशी मिले, मुझे कंफर्ट मिले. तो बिसाइड इस बात के साथ साथ के उसमें लिमिटेशंस भी हैं, उसकी इनकम कितनी है और उसने मतलब खर्च करने के लिए कितने पैसे उसकी जेब में. फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ही वांट कि मैं गर्मियों में अगर मैं टाइम अपना गुजारूं तो मैं एसी में गुजारूं, और वो उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं चाहे मुश्किल से कम पैसों में मैं अपने एसी का बिल दूंगा, बट मैं सारा दिन काम करके आता हूँ तो मुझे रात के टाइम सोने के लिए एसी चाहिए, और मैं उस एसी में सो के कंफर्ट महसूस करता हूँ, मैं उसमें हैप्पी हूँ, मुझे उसमें बेनिफिट मिलता है. चाहे एसी महंगा है, बिजली का बिल देने में मुश्किल है, कम वो ज़्यादा इनकम नहीं है, तो वो यूटिलिटी थ्योरी है. कंज्यूमर्स विल चूज टू परचेज एंड कंज्यूम अ combination ऑफ गुड्स दैट विल मैक्सिमाइज देयर हैप्पीनेस और यूटिलिटी. अब कम पैसे हैं और वो जो लेडी एक है वो उसकी इनकम कम है, लेकिन वो फिर भी वो चाहती है कि जी मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मुझे मुनासिब प्राइस में, मतलब रिजनेबल प्राइस में मुझे कपड़े मिल जाएं और उससे मुझे खुशी होगी, या मैं मेकअप खरीद लूं. तो यानी कि कम पैसे होना दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो किस चीज में है, किस लेवल पे है, दैट मैटर्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये यूटिलिटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि नीड पूरी होनी चाहिए या हैप्पीनेस जो है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए. कस्टमर के लिए हैप्पीनेस उसकी मैक्सिमाइज हो. उसके पास इनकम कितनी है, अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, वो तो एक उसकी लिमिटेशन. कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि बिसाइड द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि साथ ही इसके के कम पैसे हैं या कम रिसोर्सेज हैं, कम इनकम है, लेकिन वो चाह ये रहा है या चाह ये रही है कि मुझे अच्छा ड्रेस मिल जाए, उससे मुझे खुशी मिलेगी, या मुझे एसी में मुझे एसी का माहौल मिल जाए, चाहे महंगा ही है लेकिन मुझे उससे खुशी होगी. यूटिलिटी थ्योरी ये होती है. ठीक होगी बात, आपको समझ आई? अच्छा, आगे है प्रोडक्शन थ्योरी. प्रोडक्शन थ्योरी, this is a study of production or the process of converting inputs into output. अच्छा, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन थ्योरी एक कॉन्सेप्ट है, वो है दैट इज अबाउट अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट. इसमें ये एक स्टडी है प्रोडक्शन थ्योरी, और ये किस चीज़ की स्टडी है जिसमें प्रोडक्शन होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट. इनपुट से आउटपुट में जब चीज़ें कन्वर्ट होती हैं तो वो प्रोडक्शन उसको कहता है. ठीक है, इनपुट और आउटपुट का तो आप लोगों को पता है ना. इनपुट का मतलब ये है कि चीज़ों को, इनपुट का मतलब ये है कि आप किसी एफर्ट को
इंसर्ट कर रहे हैं किसी एफर्ट को, किसी रॉ मटेरियल को, किसी मतलब यही होगी ना, एफर्ट है आपकी, टेक्निकल मैन पावर की एफर्ट आप इनपुट कर रहे हैं। इनपुट मींस आप एंटर कर रहे हैं, यू आर पुटिंग इन, यू आर पुटिंग इन अ सिस्टम। एक मशीन के अंदर या एक सिस्टम के अंदर आप एफर्ट को एंटर कर रहे हैं और उस एफर्ट से कोई प्रोडक्ट या सर्विस बन रही है। ठीक है ना, समझ आ रही बात? प्रोडक्शन थ्योरी ये है। प्रोडक्शन थ्योरी इज अ प्रोसेस इन विच यू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट जो है उससे आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूसर्स सीक to choose the combination of input and methods of combining them that will minimize cost in order to maximize their profit। जब एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला, मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री वाला, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मैं टेक्सटाइल की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली प्रोड्यूसर है और वो चाहेगा कि मैं इनपुट जो करूं जिसमें मेरी रॉ मटेरियल है या मशीन्स हैं या बिजली है या मैन पावर है, वो हमारी इनपुट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स या मेथड्स को यूज वो कर रहा है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर कंबाइनिंग देम दैट विल मिनिमाइज कॉस्ट, उस पर खर्चा कम आए और उसका ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट हो। समझ आ रही बात की? ओके, प्रोडक्शन थ्योरी में एक प्रोड्यूसर की बात की मैंने, मैन्युफैक्चरर की बात की, किसी मिल के अंदर वो मतलब ऑयल, कुकिंग ऑयल मिल है, साबुन की मिल है, किसी आइटम की मिल है, टेक्सटाइल की मिल है, कोई भी मिल हो सकती है। वो ऑनर जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कंपनी का और उस इंडस्ट्री का कि मैं जो इनपुट, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड मेथड्स जो मैं लगाऊं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सारी इनपुट जिसमें लेबर आ जाती है, जिसमें मशीन्स आ जाती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल आ जाता है, मैं जो यूज़ करूं उसकी प्राइस कम हो, उसका खर्च कम हो, कम प्राइस में मैं ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट बना सकूं और उस प्रोडक्ट पे मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो। दिस इज नोन एज प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी में मैंने आपको बताया कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच यू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट्स। ठीक है, आप कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसेस है, इसमें कन्वर्ट होता है इनपुट से आउटपुट में। ठीक है, और प्रोड्यूसर जो है वो, मैन्युफैक्चरर जो है वो ऑलवेज यही कोशिश करता है कि जो भी इनपुट की जाए या मेथड्स, कॉम्बिनेशन जो है उनके, वो जो यूज़ किए जाएँ उनकी प्राइस कम हो, उनकी कॉस्ट कम हो और हमें जो प्रोडक्ट मिले वो डेफिनेटली डेफिनेटली जब कम प्राइस पे प्रोडक्ट बन जाएगी तो वो मार्केट में जब रीजनेबल प्राइस पे सेल होगी तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो दिस इज अबाउट प्रोडक्शन थ्योरी। अच्छा, तो लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइस थ्योरी है। प्राइस थ्योरी यूटिलिटी एंड प्रोडक्शन theory interact to produce the theory of supply and demand which determine price in a competitive market। जैसे मैंने आपको सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट बताया था, उसी तरह से जैसे यूटिलिटी की बात की, प्रोडक्शन की बात की, सप्लाई अगर ज़्यादा है, सप्लाई अगर कम है तो चीज़ की मतलब अवेलेबिलिटी कम है और उसकी प्राइस ज़्यादा है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी मतलब प्राइस भी रिजनेबल है और उसकी सप्लाई उसकी डिमांड भी कंट्रोल में है। दैट इज नोन एज इन utility and production theory interact to produce the theory of supply and demand which determine prices in a competitive market. In perfectly competitive market, it concludes that the price demanded by consumers is the same supplied by the producer, that results in economic equilibrium। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात है, आगे चल के थोड़ी चीजें हम इनको डिटेल में कर लेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही रखें। इन अ परफेक्टली कंपीटेटिव मार्केट, अब कंपीटेटिव मार्केट क्या है? कंपीटेटिव मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड की बेस पे एक एक सिचुएशन बनी रहती है।
तो वो कम्पिटिटिव मार्केट है कि जी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी उसके इक्वलेंट है। इट कंक्लूड द प्राइसेस डिमांडेड बाय कंज्यूमर इज द सेम सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर दैट रिजल्ट इन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का हम डिटेल में जब आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग ग्रुप में मेरे साथ डिस्कस करें।